एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक समय था जब ये देश दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। लेकिन फिर आई एक ऐसी शक्ति जो इस सोने की चिड़िया के पंख को काट कर ले गई और भारत को गुलामी की जालों में उलझा दिया। ये शक्ति थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे उन्होंने भारत पर अपना कब्जा जमाया, ये कहानी है एक धोखे, साजिश और एक युद्ध की। ये एक ऐसी कहानी है जो शुरू होती है समुद्रों की लहरों के बीच और खत्म होती है एक महान देश की गुलामी के अंधेरों में। एक ऐसे देश की कहानी जो कभी दुनिया के व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, लेकिन धीरे धीरे एक अंग्रेजी शक्ति का शिकार बन गया। ये कहानी है भारत की ब्रिटिश कब्जे की। इस कहानी की शुरुआत करते हैं वास्को ड गामा के भारत आने से लेकर ब्रिटिश के संपूर्ण भारत के कब्जे तक। तो आज के ये वीडियो में आप इंडिया के गुलामी का मेन कारण जानने वाले हैं। मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक सफर को जिसने हम सभी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 1498 का साल दुनिया के इतिहास में एक अहम मोड़ लेकर आया। ये वो समय था जब वास्को ड गामा, एक पोर्चुगीज नेविगेटर, भारत का समुद्री रास्ता ढूंढते हुए पहला यूरोपियन बना जो कैलिकट, आज के कोझिकोड, केरला पहुंचा। ये सफर यूरोप और भारत के बीच नए कॉन्टेक्ट की शुरुआत था जो आगे चलकर भारत के इतिहास को पलट कर रख देगा। वास्को ड गामा के सफर की शुरुआत लिस्बन, पोर्चुगल से हुई। उस समय यूरोप में भारत के मसालों की डिमांड अपने चरम पर थी, लेकिन भारत तक पहुंचने का लैंड रूट बहुत ही लंबा और बहुत ही खतरनाक था क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था जिसमें हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे। इसीलिए पोर्चुगीज शासक किंग मैनुअल एक ने वास्को ड गामा को भारत का समुद्री रास्ता ढूंढने के लिए भेजा। वास्को ड गामा ने अपनी यात्रा के दौरान अफ्रीका के सदर्न टिप यानी कि केप ऑफ गुड होप को पार किया और मोजाम्बिक, मोम्बासा और मालिंडी जैसे अफ्रीकन पोर्ट्स पर रुकते हुए समुद्र के माध्यम से भारत तक पहुंचा। यह सफर लगभग 10 महीने का था और इसने यूरोप और भारत के बीच एक नए व्यापारिक रिश्ते का दरवाजा खोला। साल 1498 में वास्को ड गामा जब कैलिकट पहुंचे तो उस समय वहां का शासक जामोरिन था। वास्को ड गामा का आना जामोरिन के लिए एक आश्चर्य था, लेकिन पोर्चुगीज नेविगेटर ने अपने ट्रेड के मंसूबों को राजा के सामने रखा। जामोरिन ने पूरी खुशी से वास्को ड गामा का स्वागत जरूर किया, लेकिन दोनों के व्यापारिक समझौते थोड़ी देर के लिए सीमित रहे। दोनों ही थोड़ी देर के लिए अपने सामने आए नहीं। वास्को ड गामा वहां से मसाले, कपड़ा और कीमती चीजें यूरोप ले गया जो यूरोप में कई गुना के दाम पर बेची गई। ये पोर्चुगीज के लिए एक व्यापारिक सफलता थी और इससे प्रेरित होकर उन्होंने भारत में अपने व्यापार को बढ़ाने का निश्चय किया। वास्को ड गामा के भारत पहुंचने के बाद से आने वाले 10 से 12 सालों में पोर्चुगीज ने भारत में अपनी जगह बनानी शुरू की। गोवा 1510 में पोर्चुगीज का एक मुख्य केंद्र बन चुका था, प्रमुख केंद्र बन चुका था, जहां उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया था। पोर्चुगीज ने भारत के कोस्टल इलाकों में अपनी बस्तियां बसाई और उनका व्यापार मसाले, सोना और राजनीति तक फैल गया। ये किसी भी यूरोपियन पावर का पहला इंपैक्ट था जो वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर असर्ट कर पा रहे थे और ये दौर एक नई शुरुआत थी जहां यूरोपियंस के व्यापार के साथ उनकी राजनीतिक मंशा भी सामने आने लगी। साल 1600 के आसपास यूरोप में व्यापार का एक नया दौर शुरू हुआ था। यहाँ से भारत की मिट्टी पर ब्रिटिश के पहले कदम पड़े जो आगे चलकर भारत पर उनके 200 साल के साम्राज्यिक कब्जे का कारण बने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आना एक ट्रेड मिशन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन ये धीरे धीरे एक ऐसी राजनीतिक और साम्राज्यिक शक्ति बन गई जिसने भारत की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ एक के रॉयल चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी को एशिया में व्यापार करने का अधिकार दिया गया था जिसमें भारत के मसाले, कपड़े, चाय और चीनी कुछ मेजर आइटम्स थे। कंपनी का उद्देश्य था ट्रेड करना, लेकिन उस समय यूरोप में व्यापार का मुख्य केंद्र एशिया ही था, सबसे बड़ा केंद्र एशिया ही था और इसीलिए कंपनी भारत जाने के लिए तैयार हुई। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली ट्रेडिंग वॉयज की शुरुआत हुई जब कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने जहाज के साथ गुजरात यानी कि सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। उस समय मुगल एम्परर जहांगीर का शासन था। विलियम हॉकिंस ने मुगल दरबार में अंग्रेज व्यापारियों के लिए व्यापारिक अधिकार की मांग की जो प्राथमिक रूप से सफल भी रहा। 1615 में सर थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में भेजा गया जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक चौकियां बनाने की अनुमति दिलवाई। ये चौकियां ब्रिटिश की भारत में पहला कदम था जिसमें सूरत, मद्रास, आज का चेन्नई, बॉम्बे और कलकत्ता जो कोलकाता है, वो ऐसे शहरों में उन्होंने अपने पहला आधार बनाया, अपनी पहली पोस्ट बनाई। 17वीं सेंचुरी में भारत काफी अमीर और व्यापारिक रूप से सक्रिय था, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था, बहुत टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था। हालांकि मुगल एम्पायर अपने चरम पर जरूर था, अपनी पावर के पीक पर जरूर था, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा था। राज्य के अलग अलग हिस्से अलग अलग रियासतों और अलग अलग नवाबों के कब्जे में थे जो अपने अपने हिसाब और अपने अपने फायदों के हिसाब से नियमों को तोड़ मरोड़ रहे थे। ये राजनीतिक अस्थिरता ब्रिटिश के लिए एक मौका थी जिसे उन्होंने खूबसूरती से इस्तेमाल करके अपनी व्यापार को एक्सपेंड करने में और राजनीतिक कब्जे के लिए इस्तेमाल किया। भारत की इकोनॉमी उस समय एग्रीकल्चर और आर्टिसनशिप यानी कि जितने लोग कुछ ना कुछ अपना चीजें बनाए थे उस चीज पे आधारित थी और मसाले, कपड़ा और सोने का व्यापार ही मुख्य था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापार को धीरे धीरे एक्सपेंड करना शुरू किया।
किया। 17वीं सेंचुरी के अंत तक उन्होंने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में अपने ट्रेडिंग कैपिटल्स बनाए। बॉम्बे को उन्होंने अपने समुद्री रास्ते का केंद्र बनाया, जबकि बंगाल उनकी आर्थिक शक्ति का केंद्र बन गया था। व्यापार करते करते ब्रिटिश को यह समझ आया कि भारत की राजनीति में दखल दिए बिना उनका व्यापार सुरक्षित नहीं है। यहीं से उनकी व्यापारिक मंशा राजनीतिक मंशा में बदल गई। उनका पूरा मेंटल प्रोसेस ही चेंज हो गया और वो एक चीज जान चुके थे कि जिस हिसाब से इंडिया पावर्स चेंज हो रही हैं, जब तक ये अपनी खुद की पावर नहीं बनाते तब तक इनके ट्रेड को कुछ ना कुछ दिक्कतें आती ही रहेंगी। और इस फैसले के बाद ही उन्होंने भारत की पॉलिटिकल फील्ड में एंट्री लेने का फैसला किया, अपना प्रभाव बनाना शुरू किया। 1757 का साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे बड़ी सफलता लेकर आया, जब उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। बैटल ऑफ प्लासी भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना है जो अंग्रेजों के लिए एक व्यापारिक कंपनी से एक साम्राज्यिक शक्ति बनने का एक मूल आधार बनी। ये युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। लेकिन इसमें सिर्फ युद्ध ही नहीं, राजनीतिक चालबाजी, विश्वासघात और लालच का भी महत्वपूर्ण योगदान था। इस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य का प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई। 1756 में नवाब सिराजुद्दौला 22 साल के ही थे और वो तुरंत बंगाल के नवाब बने थे। वो शासन उनके हाथ में आया था। उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में अपने अलग अलग तरह के सेंटर्स बन चुके थे ट्रेडिंग के लिए, जो नवाब की अनुमति के हिसाब से ही चलते थे, उसकी परमिशन के हिसाब से। लेकिन जैसे ही सिराजुद्दौला नवाब बने, अंग्रेजों ने सोचा उनके पास एक मौका है जिसमें फोर्ट विलियम यानी कैलकाटा को और मजबूत बना सकते हैं। तो उन्होंने वैसा करना शुरू भी किया। उन्होंने फोर्ट विलियम को और भी ज्यादा मजबूत करना शुरू किया, ट्रेंचेस खोदनी शुरू की और वहां पे अलग अलग तोप लगानी शुरू की। और ये नवाब के लिए एक चुनौती जैसी थी। नवाब सिराजुद्दौला ने इसे अपने शासन और इसे अपनी स्वाधीनता, जो उसका कंट्रोल था, उसके ऊपर एक खतरा समझा और कोलकाता पर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। ब्रिटिश के कई व्यापारी और सैनिक यहाँ मारे गए थे और कुछ को बंदी बना लिया गया था। और इसी चीज को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है, क्योंकि यहीं के बाद से ब्रिटिश इस तरह से आगे बढ़े कि इंडिया उनके सामने टिकी नहीं पाया था। ये घटना ब्रिटिश के लिए एक बड़ा अपमान था, बहुत बड़ी बेइज्जती थी और उन्होंने बंगाल पर अपना प्रभाव बनाने का फैसला किया। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच व्यापार और शासन के अधिकार को लेकर तनाव बढ़ रहा था, धीरे धीरे टेंशंस राइज हो रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को एक व्यापारिक और राजनीतिक क्षेत्र के रूप में देखा, जबकि नवाब अपनी स्वाधीनता, अपने रूल को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। अंग्रेजों ने अपने समर्थन के लिए सिराजुद्दौला के दरबार, उसके कोर्ट से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों को उठा लिया, खरीद लिया, जिसमें मीर जाफर नवाब के सेनापति सबसे मुख्य थे। ये विश्वासघाती ब्रिटिश की जीत का असली कारण बना। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदानों में युद्ध हुआ, जो आज के वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद के आसपास स्थित होता है। नवाब सिराजुद्दौला की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे, जबकि ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों की सेना में सिर्फ 3,000 लोग थे। तब भी ब्रिटिश की सेना की अगुवाई रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, जो कि आज तक ब्रिटिश हिस्ट्री के सबसे ज्यादा केपेबल कमांडर कहे जा सकते हैं। इस युद्ध में ब्रिटिश की सेना छोटी जरूर थी, लेकिन उनका बहुत ही मॉडर्न हथियार और एक योजना थी। युद्ध के दौरान मीर जाफर और उसके जितने भी समर्थक थे, उन्होंने नवाब की सेना में से ही हटकर युद्ध चलते हुए ही ब्रिटिश के पक्ष में चले गए और मीर जाफर ने अपने सभी सैनिकों को सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ने को मना कर दिया था। इस वजह से नवाब सिराजुद्दौला की सेना बिखर गई और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध को कुछ ही घंटों में खत्म कर दिया था और युद्ध की असली लड़ाई हालांकि कुछ घंटों तक चली, लेकिन उसकी जो मेन रणनीति थी, कैसे युद्ध लड़ा जाना था, रॉबर्ट क्लाइव ने इस चीज को पहले ही डिसाइड कर चुका था वो। और सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने बंगाल के व्यापार और राजनीति पर कब्जा जमा लिया। प्लासी की जीत के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के व्यापार और शासन की प्रभावशाली नियंत्रक यानी कंट्रोलर बन गई और उस समय बंगाल भारत का सबसे समृद्ध यानी कि सबसे ज्यादा अमीर प्रदेश था, सबसे ज्यादा अमीर स्टेट थी। और ये जीत ब्रिटिश को आर्थिक रूप से मजबूती देने लगी। ब्रिटिश ने अपने समझौते के अनुसार, अपने समझौते के हिसाब से मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया। लेकिन मीर जाफर ब्रिटिश के हाथ की कठपुतली, एक पपेट बनकर रह गया, जो उनके हिसाब से ही काम करता था, जो वो बोलते थे वही वो करता था। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल को अपने आर्थिक, अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उसका एक सेंटर बना दिया। ये घटना भारत में उनके साम्राज्य, उनके एम्पायर की नींव बनी, फाउंडेशन बनी। मुगल एम्पायर इस समय बहुत कमजोर था, लेकिन इस जीत के बाद अंग्रेजों ने अपने प्रभाव को, अपने इन्फ्लुएंस को मुगल दरबार तक भी बढ़ा दिया। भारतीय किसानों और कारीगरों पर एक्सेसिव टैक्स लगाए गए और स्टेट पूरी तरह से टैक्स और ड्रॉट के दलदल में फंसने लगा। ब्रिटिश के व्यापारिक लाभ को बढ़ावा देने के लिए बंगाल की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया गया। ये युद्ध भारत के इतिहास का एक अहम मोड़ था, जिसने अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव रखी और भारतीयों के संघर्ष की कहानी शुरू की। प्लासी की लड़ाई अपने आप में एक चीज कही जा सकती है कि बैटल ऑफ प्लासी ही वो मोड़ था, वो दिन था जिसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल इंडिया पे आने लगा और उसी के बाद से इंडिया की ब्रिटिश का कॉलोनी बनने की शुरुआत हुई थी। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान बंगाल के नए नवाब मीर कासिम, जिसे ब्रिटिश ने ही नवाब बनाया था, उनके निर्देशानुसार चलने को तैयार नहीं थे, उनके साथ चलने को तैयार नहीं थे। मीर कासिम ने ब्रिटिश की व्यापारिक और सशक्त अधिकारशीलता को चुनौती दी थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा और राज्य को तुम्हारे हिसाब से नहीं चलाऊंगा और इसीलिए वो राज्य को, ब्रिटिश
ब्रिटिश के प्रभाव से मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे। मीर कासिम ने अंग्रेजों के व्यापारियों को दिया गया टैक्स एग्जेम्पशन भी हटा दिया था। उसने अपने सैनिकों को मजबूत किया और ब्रिटिश के विरोध में एक संगठन बनाया, एक अलायंस बनाया। उन्होंने मुगल एम्प्रेस शाह आलम II और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ एक अलायंस किया और ब्रिटिश को समझ आ गया कि मीर कासिम एक बड़ी चुनौती बन रहा है। उन्होंने मीर कासिम के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया, एक जंग छेड़ दी, जिसमें मीर कासिम हार गया और अपना राज्य छोड़कर अवध के नवाब के पास भाग गया। लेकिन ये युद्ध अब एक बड़े साम्राज्यिक टकराव में बदल गया, जो बैटल ऑफ बक्सर के रूप में सामने आया। ब्रिटिश सेना के मुखिया हेक्टर मनरो थे, जिसके पास ब्रिटिश के पास लगभग 7000 सैनिक थे, जिसमें अच्छी ट्रेनिंग और बहुत ही मॉडर्न हथियार शामिल थे। भारतीय पक्ष में मुगल एम्प्रेस शाह आलम II, नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम की मिलीजुली सेना थी, जो लगभग 40,000 के आसपास की थी। लेकिन ये सेना संगठित और यूनिफाइड नहीं थी, बहुत ही बिखरी हुई थी। युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के पास हुआ। ब्रिटिश की छोटी मगर अत्याधुनिक और सामर्थ्य सेना ने भारतीय गठबंधन की सेना पर वो बहुत ही बुरी तरह भारी पड़ी। ब्रिटिश की युद्ध नीति और उनकी आर्टिलरी ने भारतीय सेना को बिखरा दिया। मीर कासिम की सेना युद्ध के बीच ही कमजोर पड़ गई और शाह आलम II और शुजा-उद-दौला भी संघर्ष को संभाल नहीं पाए और पीछे हट गए। दोस्तों, ये एक ऐसा युद्ध था जिसने ये दिखाया कि अगर आप यूनिफाइड और कुछ मॉडर्न हथियार लेके चलो तो आप इंडिया के सबसे बड़े राजा को भी हरा सकते हो। सोचिए उस टाइम मुगल एम्परर का हारना सिर्फ 7000 सैनिकों से कितनी बड़ी बात रही होगी, और इसीलिए युद्ध कुछ ही घंटों में ब्रिटिश की जीत के साथ खत्म हो गया था। बैटल ऑफ बक्सर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ब्रिटिश के प्रभाव को और ज्यादा मजबूत कर दिया। इस जीत के बाद अंग्रेज भारत के राजनीतिक मैप पर एक बहुत ही मेजर पावर बन गए थे। मुगल एम्परर शाह आलम II ब्रिटिश के अधीन हो गए थे। उन्होंने 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी पर साइन किया था, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स जो होते हैं, जो टैक्स लेने के राइट्स होते हैं, वो ब्रिटिश को दे दिए गए थे। इसके साथ ही अवध के नवाब को भी ब्रिटिश के अधीन होना पड़ा था। लेकिन अंग्रेजों ने अवध को एक बफर स्टेट के रूप में बनाए रखा ताकि वो मुगल और मराठा के होने वाले जितने भी अटैक्स हैं उनको रोक सकें। मीर कासिम को अवध से भी भागना पड़ा और उसके राज्याभिषेक की, उसकी राजा बनने का सपना खत्म हो गया। उसने अंत में भारत से भागकर ही अपनी जान बचाई थी। रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स के साथ साथ ब्रिटिश को भारत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने का एक अधिकार मिल चुका था, जिसने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती दी और उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को अब्यूज करना शुरू कर दिया था। भारत पर कब्जा करना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था और बिल्कुल भी आसान नहीं था। यहाँ पे तो हम सिर्फ बैटल ऑफ बक्सर या बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने कुछ बहुत ही शक्तिशाली यूरोपियन ताकतें भी मौजूद थी जो उनको रोक रही थी, जो भारत में अपना व्यापार और साम्राज्य बनाने का सपना देख रहे थे। फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज की भी ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी जो यूरोपियन पावर्स थी, ये सब भी अंग्रेजों के साथ टकरार करने को तैयार थे, क्योंकि ये भी इंडिया में अपना कब्जा करना चाहते थे, इंडिया में ट्रेड करना चाहते थे। ये राइवलरीज ना सिर्फ भारत के व्यापारिक और राजनीतिक ढांचे को डिफाइन करती हैं, बल्कि ब्रिटिश के शासन की नींव भी रखती हैं। अंग्रेजों के भारत में सबसे बड़े राइवल्स फ्रेंच थे, जो भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए थे, उनके थ्रू आए थे। फ्रेंच ने अपने व्यापारिक और राजनीतिक नीतियों को बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रखा था अंग्रेजों के मुकाबले। फ्रेंच ने पौंडीचेरी, जो कि आज का पुदुचेरी है, उसको अपना मुख्य व्यापारिक और साम्राज्य का केंद्र बनाया था। उनका फोकस सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि वो इंडिया पर भी कब्जा करना चाहते थे, इंडिया की राजनीतिक व्यवस्था में अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे। फ्रेंच और अंग्रेजों के बीच कार्नेटिक वॉर्स लड़ी गई, जो कि साल 1746 से 1763 के बीच 3 ऐसी बड़ी बड़ी जंग लड़ी थी, जो कि बहुत ही बड़ी वॉर्स थी। ये युद्ध भारत के कंट्रोल के लिए लड़े गए थे और इसने ब्रिटिश के भारत में व्यापार और राजनीतिक नीति को प्रभावित किया। अंग्रेजों ने अपने राइवल्स को भारत के व्यापार और साम्राज्यिक पर्सपेक्टिव से हटाकर भारत पर अपना पूरा कंट्रोल जमा लिया। इसका मुख्य कारण था उनकी शक्तिशाली नेवी, उनकी साजिश और उनकी इंटेलिजेंस, उनकी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। फ्रेंच और पोर्चुगीज के कंपैरिजन में अंग्रेज भारत के लोकल रूलर्स को मैनिपुलेट करने में काफी सफल रहे थे। उनको ऐसे बहुत सारे ऑफर्स दे पाते थे जिसकी वजह से रूलर्स उनके साथ आ जाते थे। उन्होंने ना सिर्फ व्यापार पर कब्जा किया, बल्कि भारत के राजनीतिक ढांचे को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, जो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद और भी ज्यादा मजबूत हो गया था। इस पूरे प्रोसेस में अंग्रेजों ने भारत के राजनीतिक और व्यापारिक सीन को पूरी तरह से अपने पक्ष में कर लिया और 1757 से 1857 के बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पे अपना विस्तार कर लिया था, पूरा अपने आप को फैला लिया था। 1790s के आसपास टीपू सुल्तान से लड़ने के बाद और कुछ ही दिनों में मराठा साम्राज्य को भी खत्म करने के बाद उन्होंने भारत के ज्यादातर रीजन पर, ज्यादातर राज्यों पर अपना कब्जा जमा लिया था। या तो उन्होंने डायरेक्ट उस पर कब्जा कर लिया था, या तो उन सभी स्टेट्स को अपने अंडर ले लिया था, जिसमें वो राजा को कुछ ना कुछ पेंशन देके उस स्टेट को पूरा खुद ही कंट्रोल करते थे। 1857 की क्रांति के बाद पूरा भारत ब्रिटिश क्राउन के नीचे आ गया, जो कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी तो हालांकि खत्म हो गई, लेकिन अब हम पूरी तरह से एक तरह से ब्रिटिश कॉलोनी बन चुके थे। ये कहानी एक सबक है एकता की शक्ति और धोखे के खतरे का। भारत एक समय दुनिया का शिखर था, लेकिन राजनीतिक बिखराव और साजिश के कारण वो ऊंचाइयों से गिर गरीबी और गुलामी की गहराइयों में चला गया। और जो आज से 300 साल पहले हुआ था, उसके परिणाम, उसके रिजल्ट हम आज भी देख रहे हैं। क्या पता आज अगर वो ना हुआ होता तो हमारी लाइफस्टाइल आज के टाइम में कैसी होती, हम किस जगह मौजूद होते। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसी और भी वीडियोस देखने
देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।